WHO की लिस्ट में अभी कोवैक्सीन शामिल नहीं, दूसरे देश की यात्रा पर पड़ सकता है असर। भारत बायोटेक निर्मित कोवैक्सीन को WHO की लिस्ट में नहीं मिली जगह। दिल्ली में अब युवाओं की जान ले रहा कोरोना वायरस। मई साबित हुआ सबसे घातक महीना। पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे। युवाओं पर भारी पड़ रही कोरोना वायरस की यह लहर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को पहुंचे इटावा। सैफई उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण। ऑक्सीजन प्लांट का अधूरा काम देख जताई नाराजगी। और आज चक्रवाती तूफान में बदल सकता है यास। अलर्ट पर नेवी और कोस्ट गार्ड। अगले 72 घंटों में इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की पूरी संभावना। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद के निचले सदन को भंग कर नए चुनावों की घोषणा कर दी है। नई घोषणा के मुताबिक 12 और 19 नवंबर को नेपाल में निचले सदन के चुनाव होंगे। राष्ट्रपति भंडारी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को नई सरकार बनाकर बहुमत साबित करने के लिए 30 दिनों का वक्त दिया था। और वहीं ओली ने भी बीते शुक्रवार को नई सरकार के गठन के लिए राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी। सदन में बहुमत साबित करने के लिए ओली के पास 30 दिनों का वक्त था। शनिवार सुबह केपी शर्मा ओली और विपक्ष के नेता शेर बहादुर देउबा दोनों ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन राष्ट्रपति ने दोनों के ही दावे को फिलहाल खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति की तरफ से जारी किया गया ये आदेश ओली और विपक्षी दलों के लिए एक झटका माना जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा को दोबारा बनाने की मदद का वादा किया था। और आपको बता दें कि बाइडेन ने कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद का अकेला जवाब द्विराष्ट्र समाधान ही है। बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उन्होंने इजराइल से जेरूसलम में अंतर समुदाय लड़ाई रोकने को कहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि उनकी इजराइल नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। जब तक मिडिल ईस्ट इजराइल की मौजूदगी को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं कर लेता, शांति मुमकिन नहीं है। जो बाइडेन ने कहा, बदलाव ये है कि हम अभी भी द्विराष्ट्र समाधान चाहते हैं, यही अकेला जवाब है। Emphasize what I've said throughout this conflict. The United States fully supports Israel's right to defend itself against indiscriminate rocket attacks from Hamas and other Gaza-based terrorist groups that have taken the lives of innocent civilians in Israel. The Prime Minister also shared with me his appreciation for the Iron Dome system, which our nations developed together and which has saved lives of countless Israeli citizens, both Arab and Jew. I assured him of my full support to replenish Israel's Iron Dome system to ensure its defenses and security in the future. Over the last 11 days, I've spoken with the Prime Minister 6 times. I've also spoken with President Abbas of the Palestinian Authority more than once and part of our intense diplomatic engagement. And I want to also thank the Secretary of State, the Secretary of Defense, our National Security Advisor, and everyone on our team for their incredible efforts to bring this about. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी में इलाज की व्यवस्था का जायजा लेने शनिवार को इटावा पहुंचे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरा। यहां से वह कार में सैफई उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां नए बन रहे 1000 पर मिनट लीटर के ऑक्सीजन के प्लांट को वे देखने गए। इस प्लांट का निर्माण कार्य 18 मई तक पूरा हो जाना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई। साथ ही प्लांट निर्माण जल्द पूरा होने को कहा है। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पताल और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। विश्वविद्यालय में ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने एक समीक्षा बैठक भी की। बता दें कि सीएम के दौरे को देखते हुए सैफई ब्लॉक के हेवरा गांव की साफ सफाई के लिए शुक्रवार को 100 सफाई कर्मचारी लगाए गए थे। वीडियो खुद गांव की गलियों में दौड़ लगाते हुए दिखाई दिए। एक एक गली में कई सफाई कर्मचारी सफाई करते हुए नजर आए। मुख्य मार्ग से लेकर गलियों व नालियों की साफ सफाई की जा रही थी।
तो देश भर में कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस अपना कहर बरपा रहा है और इसको लेकर सियासत लगातार जोरों पर है। वहीं अस्पतालों में वैक्सीन और दवाओं की कमी देखी जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी है। वैक्सीन की कमी तो है ही, इस नई महामारी की दवा की भी भारी कमी है। इससे जूझने के लिए पीएम ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। बता दें कि कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर निशाना साधते आ रहे हैं। उधर कर्नाटक सरकार ने शनिवार से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान फिर से शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर कहा कि वैक्सीन के लिए योग्य लोगों से पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स का टीकाकरण होगा। सरकार द्वारा टीकों की पर्याप्त आपूर्ति के अभाव में इस समूह के लिए टीकाकरण करने के आदेश के 8 दिन बाद यह फैसला आया है। और आपको बता दें कि कुछ समय पहले कोरोना वैक्सीन की कमी के चलते इस समूह के लिए टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया गया था। आदेश में कहा गया था कि 22 मई से 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण अभियान फिर से शुरू किया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा खरीदे गए टीकों का उपयोग योग्य लाभार्थियों का टीकाकरण करने के लिए किया जाएगा। No, the situation here in KC General Hospital is very fine that people are coming with frontline warriors are coming. So we are making sure as per the guidelines given by the government of Karnataka and this one, we are giving as per the protocol. So we are also checking their identity cards and their letter, whatever annexure 1 is available with us, with them. So based on that, we are giving the vaccine. What happened is that, today we also heard that, 18 to 44 years age group, the vaccination will be provided. So I thought I will come first here and then call my wife if vaccination is on. So morning itself I had come here. So I took 2 rounds. Basically I was standing in the queue here. People misguided us saying that 18 plus is going to give here. And then so I was standing in the queue for 15 minutes over here. And then later on when I checked with the people over here and the authorities here, they asked me to go to the other side. Because the other side, they are providing the vaccine is what they said. Then later on when I go there, there is no vaccine which has been provided. So they again routed me here. देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण 18 प्लस वाली 235 वैक्सीनेशन साइट्स बंद हो चुकी हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मार्लेना का कहना है कि शनिवार के बाद अस्थायी रूप से 18 प्लस का वैक्सीनेशन बंद करना पड़ सकता है। और इसके अलावा उनका कहना है कि 18 से 44 उम्र वालों को शनिवार को लगातार 10वें दिन कोवैक्सीन नहीं लगेगी। साथ ही ये भी कहा कि कोविशील्ड का 1 दिन से भी कम का स्टॉक बचा है। 18 से 44 उम्र वालों के लिए उपलब्ध वैक्सीन का स्टॉक 42,380 है, जिसमें कोवैक्सीन का स्टॉक 3,010 है और कोविशील्ड का स्टॉक 39,370 है। दिल्ली में अभी 499 सेंटर्स की 661 साइट पर 45 प्लस को वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं 18 प्लस के लिए 4,699 सेंटर्स के 8,235 साइट्स पर वैक्सीनेशन जारी है। सुबह से हमारे पास 21 लोग आ गए। इसमें से 4 लोग ऑनलाइन रजिस्टर करके आए थे और 17 लोग ऑन द स्पॉट आए हैं। लोग यहाँ पे 45 प्लस में जो है वो वॉक इन कर सकते हैं। हम उनकी रजिस्ट्रेशन करके उनको वैक्सीन लगवा रहे हैं। लोग आ तो रहे हैं, लेकिन हमें अभी हम और लोग को कॉल कर करके और इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस जागरूकता बढ़ा के हम और लोग को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वैक्सीन की डोजेस वेस्ट ना जाए। कितनी वैक्सीन अभी तक बची है? वैक्सीन हमारे पास है अराउंड 150 डोजेज हैं यहाँ पे सेंटर में। उधर कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कनाडा ने भारत और पाकिस्तान से आने वाली सभी पैसेंजर फ्लाइट्स पर प्रतिबंध 30 दिन और बढ़ा दिया है। अब ये प्रतिबंध 21 जून तक लागू रहेगा। इससे पहले ये प्रतिबंध 21 मई तक के लिए लगाया गया था। हालांकि यह बैन कार्गो फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा ताकि वैक्सीन, पीपीई किट और अन्य आवश्यक सामानों की निरंतर शिपमेंट सुनिश्चित की जा सके।
कनाडा के परिवहन मंत्री उमर अलगबरा ने इसकी घोषणा की है। परिवहन मंत्री ने कहा है कि कनाडा ने भारत और पाकिस्तान से यात्री उड़ानों पर अपने प्रतिबंध को 30 दिनों के लिए बढ़ाकर 21 जून तक कर दिया है और इस साल 22 अप्रैल को पहली बार प्रतिबंध की घोषणा के बाद से आने वाले एयरलाइंस यात्रियों के बीच में कोविड संक्रमण में कमी देखी गई। तो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने राजस्थान में ब्लैक फंगस के मामलों पर चिंता जताई है और कहा है कि इसकी दवाई के लिए हमने केंद्र सरकार से कहा है कि पूरी दवाई दी जाए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। साथ ही ये भी बताया कि इसका इलाज चिरंजीवी योजना के अंतर्गत ही आएगा। कि राजस्थान में लगभग 700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जैसा इसको राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत नोटिफाइबल डिजीज घोषित भी कर दिया है। चिरंजीवी योजना में इस रोग के इलाज की व्यवस्था को अनुमति किया गया है। अब जिस तरह से कोविड का ट्रीटमेंट उसके कवरेज में आता है चिरंजीवी योजना के, उसी तरह से ब्लैक फंगस भी आएगा। साथ ही डोर टू डोर जो सर्वे कर रही हमारी टीमें, उनको भी कहा गया है कि जो ब्लैक फंगस का सिम्टोमेटिक केस नजर आए तो तत्काल उसको अस्पतालों में रिपोर्ट करवाएं। अगर प्रारंभिक अवस्था में कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंचता है तो फिर जीवन को खतरा भी नहीं रहता है और जो बड़ा कॉम्प्लिकेशन है वो भी नहीं आता शरीर के अंदर। हमने इसके ट्रीटमेंट का भी प्रोटोकॉल तय किया है। ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में स्टेरॉइड की जो मात्रा दी जा रही है कोविड के ट्रीटमेंट में, उसको भी कम करने के लिए कहा है। जितनी आवश्यकता हो उतनी दी जाए। निजी चिकित्सालयों में इसकी रेट लिस्ट सरकार ने जारी कर दी है। उससे अधिक वो लोग पैसा वसूल। SMS हॉस्पिटल में अलग से एक विंग बनाई गई है और पूरे राजस्थान में जहां पर ENT के स्पेशलिस्ट हैं, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं और जो संसाधन हैं, उन संसाधनों को देखते हुए 9 सरकारी जो हमारे अस्पताल है और 11 प्राइवेट, उनको हमने अनुमति किया है अभी इस बीमारी के इलाज के लिए। तो कुल मिला के वाइल जितने हमने शुरुआती दौर में, क्योंकि इस दवा का भी अधिग्रहण भारत सरकार ने कर लिया है, तो हमने उनसे डिमांड की राजस्थान के भर्ती मरीजों के हिसाब से या चिन्हित मरीजों के हिसाब से 700 वाइल पहले दिए। अब लगभग 2000 वाइल उन्होंने दिए हैं। लेकिन भारत सरकार से हम बराबर ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि जितने हमारे मरीज हैं उनकी संख्या के अनुपात में हमें ब्लैक फंगस की भी दवाई पर्याप्त मात्रा में राजस्थान को दें, ताकि हम अपने लोगों को इस गंभीर बीमारी से निजात दिला सकें, उनका ट्रीटमेंट टाइमली कर सकें। दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है, लेकिन अब ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस को लेकर केंद्र सरकार की ओर से भी चिंता जताई गई है। साथ ही केंद्र की ओर से सभी राज्यों को पत्र लिखकर ब्लैक फंगस पर अलर्ट किया गया है और कई राज्य ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। आपको बता दें कि देश में बीते कई दिनों से 3 लाख से कम नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं, जिससे थोड़ी राहत है, लेकिन कोविड महामारी से मरने वालों की संख्या में कमी नहीं है। वहीं दक्षिणी राज्यों में अभी कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और वहीं गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि जिले में ब्लैक फंगस के 21 मरीज हैं, लेकिन जिले में इससे कोई मौत नहीं हुई है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। उन्हीं को ये हो सकता है, उनको भी जरूरी नहीं हो, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए दिमाग से हर आदमी ये निकाल दे कि ब्लैक फंगस हो गया। आजकल तो जरा सी पैनिक इतना हो गया है कि आदमी जरा सी खुजली हो जाए तो कहते हैं फंगस हो गई, ब्लैक फंगस हो गई। तो मेरे पास ऐसे भी मरीज आए कि कह रहे हैं हमें वाइट फंगस हो गई। ये तो नॉर्मल बात है, बरसात के टाइम में फंगल इन्फेक्शन कॉमन है। तो ब्लैक फंगस जब तक सबूत ना मिल जाए, या तो हम हिस्टोपैथोलॉजी करा लें या MRI CT करा लें, तभी होता है। वैसे नहीं माना जाएगा ब्लैक फंगस।
ऐसा आंख में जरा सा दर्द हुआ तो सोचते हैं ब्लैक फंगस, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इसमें घबराने की या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, और ब्लैक फंगस का इलाज है, ऐसी बात नहीं है। शुरुआत। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। दिल्ली के वरिष्ठ डॉक्टरों ने कहा है कि ब्लैक फंगस का इलाज किया जा सकता है और यह कोविड-19 रोगियों में पाया जाने वाला एक दुर्लभ पल्मोनोलॉजिस्ट संक्रमण है। डॉक्टर बॉबी भालोत्रा ने बताया कि कोरोना वायरस के मामलों में जो लोगों में ब्लैक फंगस हो रहा है, अगर रोगी सावधानी नहीं बरतते हैं और पहले से ही मधुमेह से पीड़ित हैं और स्टेरॉइड का उपयोग करते हैं तो ब्लैक फंगस से संक्रमित होने की संभावना और ज्यादा हो सकती है। और अगर नजरअंदाज किया तो ये घातक हो सकता है और जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज करना चाहिए। के मरीजों में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी काफी मात्रा में देखने को मिल रही है। ये बीमारी काफ़ी सीरियस और जानलेवा सिद्ध हो सकती है अगर इसको टाइमली डायग्नोज ना करें। और दूसरा, जो कोरोना पेशेंट हैं वो प्रिकॉशन ना लें, स्पेशली डायबिटिक कोरोना पेशेंट, अगर वो प्रिकॉशन नहीं लेंगे और अगर उनको कोरोना से बचाने के लिए स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं और उनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो ये बीमारी उनमें होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो ब्लैक फंगस है ये आता कहाँ से है। ये ब्लैक फंगस आएगा सॉइल से, आसपास के एटमॉस्फेयर से, हवा में काफी हद तक मौजूद रहता है, बट मौका मिलने पे ये एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है। मौका मिलने पे नाक के रास्ते साइनसेस में जाके बैठ जाता है और अगर बॉडी की इम्यूनिटी लो हो, जैसे डायबिटिक्स में और कोरोना पेशेंट में होती है, तो ये फंगस वहाँ मल्टीप्लाई करता है और ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर कर जाता है।
देश भर में कोरोना के दैनिक मामलों में भले ही गिरावट आ रही हो, लेकिन कोरोना का कहर अब राज्यों के छोटे छोटे गांवों तक पहुंच गया है। झारखंड के पलामू जिले के आदिवासी बहुल इलाके में पिछले 20 दिनों में 22 लोगों की मौत हो गई है और इसकी अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा है कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेदिनीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले सुआ कोडिया गांव में 22 लोगों की पिछले 20 दिनों में मौत हो गई। इन मौतों के पीछे कोरोना को एक कारण माना जा रहा है, लेकिन पीड़ितों को इससे संबंधित कोई इलाज नहीं मिला। इसके अलावा हजारीबाग जिले में भी 12 दिन में 10 लोगों की मौत हुई है और यहां पर प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हजारीबाग जिले के खुटरा गांव में पिछले 12 दिनों में 10 लोगों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। पलामू जिले के उपजिलाधिकारी शशि रंजन ने कहा है कि प्रशासन को इन मौतों के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन मौत के पीछे का कारण नहीं पता चल पाया है। बुखार लगल था, फिर 2 दिन बाद ठीक हो गया था, फिर अचानक ऐसे हो गया। तो कहीं पे इलाज उलाज जांच उच नहीं करवाए थे? व्यवस्था नहीं है यहाँ गाँव में? व्यवस्था नहीं है इधर, कहीं कुछ नहीं है? कुछ नहीं। जब बीमार पड़ते हैं तो कहाँ लेके जाते हैं लोग? इधर आए थी मेडिकल। यहाँ पर मौत होने का कारण वजह है यही कि अच्छा व्यवस्था स्वास्थ्य का नहीं होने सक रहा है। स्वास्थ्य केंद्र है, उसका किसी भी तरह के स्वास्थ्य कर्मी लोग घर घर पर जाकर इसका अच्छा से लोग नहीं बता रहे हैं कि कोरोना महामारी पूरे देश में है, आप सभी लोग जाकर टीका लगवाइए, सुई लीजिए, इसका भी कोई अच्छा से यहाँ पर बताया नहीं जा रहा है। शहर के सटे हुए मेरा एक आदर्श ग्राम सुआ है, जो सदर हॉस्पिटल से लोग बहुत दूर हैं। सदर हॉस्पिटल के लोग भी यहाँ पर अच्छा से सुई दवा का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। लोग डर भी रहे हैं, देश में सुन कर कि सुई लेने से लोग मरते हैं, लेकिन उसके बारे में अगर बताया जाता कि ये अच्छा है तो जरूर यहाँ पर जरूर लोग अपना अपना सुई दवा कराते। और बीमार पड़ने पर यहाँ पर लोग अपने गांव के छोटे मोटे डॉक्टरों से, जिसको झोला छाप कहा जाता है, उनसे सुई दवाई कराते हैं और रील कर या उससे ज़्यादा ग्रसित होकर रोग से 2 दिन के बाद लोग का मौत हो जा रहा है। हमारा आदर्श ग्राम होते हुए भी करीब यहाँ पर 15-20 लोगों का मौत हो गया है। अभी वहाँ पर बृहद रूप से कार्य योजना बना के काम करने का निर्देश दिया गया। इसी कड़ी में हम लोग सभी पलामू जिले में जितने भी गांव हैं, करीब 1700 गांव हैं, वहाँ पर जो SHG की महिलाएं हैं, सहिया साथी हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, इनके द्वारा एक सर्वे का कार्य किया जा रहा है जो हमारे ज़िले में पिछले 2 दिनों से चल रहा है। और इस सर्वे का कार्य में मुख्यतः सभी परिवार को विजिट करना है और परिवार में अगर कोविड-19 के लक्षण वाले व्यक्ति हैं तो उनको जांच करना है और उसके बारे में डाटा भी रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा जो कहीं अगर पिछले 1-2 महीने में कहीं किसी परिवार में के सदस्य की मृत्यु हो गई है तो उसका भी रिकॉर्ड रखना है और वैसे परिवारों का कोरोना टेस्ट भी किया जाना। तो ये कार्य काफ़ी तेज गति से चल रहा है। ब्लॉक लेवल में BDO की अध्यक्षता में एक ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और अभी हम लोग सभी जितने भी सहिया हैं और SHG की महिलाएं, उनको एक पल्स ऑक्सीमीटर दे रहे हैं और वो जाकर ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे ऐसे संक्रमित व्यक्तियों का। इसके अलावा सभी ऐसे जो लक्षण वाले व्यक्ति हैं उनकी जाँच की जानी है, उसके लिए एक अलग से दल बनाया गया है। देश में कोरोना का कहर जारी है और दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर ने डॉक्टरों की जिंदगी को सबसे ज्यादा खतरे में डाला है। IMA के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में अब तक कुल 420 डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं और इनमें सबसे ज्यादा 100 डॉक्टर दिल्ली के हैं, जबकि बिहार के 96 डॉक्टर कोरोना से मुकाबला करते हुए दम तोड़ चुके हैं। आपको बता दें कि इसी तरह यूपी के 41 डॉक्टर्स भी कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं पहली लहर में 700 से ज्यादा डॉक्टरों की जान गई थी। उन्नाव में एक सब्जी विक्रेता की संदिग्ध मौत के मसले पर सपा प्रवक्ता अनुराग भतौरिया ने सूबे की योगी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही किसान आंदोलन पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। वही तो मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि सरकार ये बताए कि लगातार आप ये कह रहे हो कि कोविड के 24 घंटे में संक्रमण के केसेस घट रहे हैं, लेकिन मौत के केसेस क्यों नहीं घट रहे हैं? मौत तो उतनी की उतनी है। इसके मतलब कहीं ना कहीं
कुछ न कुछ तो है। सरकार जो कहीं ना कहीं कुछ है ना, वो जनता को बताइए। मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत के तुरंत इस आपदा को देखते हुए, लोगों की परेशानियां देखते हुए, किसानों की परेशानियां देखते हुए, ये जो कानून बनाया था कृषि कानून, तुरंत तीनों की तीनों वापस लेने चाहिए, जिससे कि किसानों को भी सहूलियत होगी, उनको भी जिंदगी में जीना आसान होगा और समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। मैं तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से कोविड काल में सरकार की कमजोरी की वजह से, सरकार की गलत नीतियों की वजह से यहाँ पे लगातार कोरोना से लोगों की मौतें हुई और नदी में जिस तरह से लाशें तैरती नजर आई और नदी के किनारे जिस तरह से लाशों को जानवर नोचते नजर आए, उनकी जिम्मेदारी तय करके उनको, आपको जिम्मेदारी तय करनी चाहिए थी, उनकी जिम्मेदारी तय कीजिए, तब जाके उनके साथ न्याय हो पाएगा जिनकी मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस का अमानवीय चेहरा है। 18 साल के बच्चे को जो सब्जी बेच रहा है उसको आप पीट पीट के ले जा रहे हो थाने और बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाते टाइम उसकी मौत हो जाती है। मैं तो कहूंगा उन पुलिस वालों पे हत्या का मुकदमा लगाइए और जो आला अधिकारी वहां पे उनको सस्पेंड कीजिए और घर वालों को जो उसकी बच्चे की जगह एक सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश की सरकार दे और उनकी आर्थिक मदद करे परिवार वालों की। और खबर दोपहर में एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उन्नाव में सब्जी विक्रेता की मौत और कोरोना के हालातों पर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रतिक्रिया दी है। हर बार की तरह एक बार फिर से अजय कुमार लल्लू ने सूबे की योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। ये जो मौत का सिलसिला तेजी के साथ चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश के लिए काफी चिंता का विषय है। सरकार अभी भी अपने चेहरे चमकाने में लगी है। आंकड़ों की बाजीगरी से पूरे उत्तर प्रदेश को उलझा कर रखा है। गांव-गांव में मौतों का सिलसिला इस पैमाने पर फैला हुआ है कि लोगों में भय की स्थिति और एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। निश्चित तौर से पूरी सरकार और सरकार की मशीनरी फेल है।
महामारी के दौरान जो इलाज के संसाधन होने चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, अभी भी वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। देश की ये पहली सरकार है जो पूरी तरह निर्लज हो चुकी है, घमंड में है, सत्ता के मदहोश में चूर है। पिछले लंबे दिनों से किसान 3 काले कानून के खिलाफ धरने पर बैठा है और अब तक सरकार जिद पर अड़ी है। जो पूज्यपति हैं उनके सामने घुटने टेके हुए हैं। सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है, उनकी जमीन को हड़पना चाहती है और पूरी तरह सरकार की यह तानाशाही देश के लिए उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले भी किसानों के साथ खड़ी थी और अब भी उनकी आवाज के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। कहता हूं कि सरकार और सरकार के जो तथाकथित लोग हैं, जिस तरह का कृत्य कर रहे हैं देश देख रहा है। शब्दों की वाणी में उलझाकर पूरे देश की स्थिरता को समाप्त करना और केवल अपने निजी प्रोपगेंडा के लिए दूसरों को बदनाम करने की साजिश रचना, ये अपने आप में ही एक अपराध की श्रेणी में आता है। ट्विटर ने निश्चित तौर से सही और गलत चीज़ों के तथ्यों को जांच किया है और जो उन्होंने कार्रवाई की है निश्चित तौर से सराहनीय है और मुझे लगता है कि और भी कार्रवाई करते हुए समित पात्रा के ट्विटर अकाउंट को पूरी तरह बंद करना चाहिए, बैन लगाना चाहिए और जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति देनी चाहिए। बात करी 4 मंत्री जी भूल गए क्या प्रचार करने से समय मिल गया? और जिस तरह वो भावनाओं के जाल में देश को फंसाना चाहते हैं, ताकत तो उनके पास है, सत्ता उनके पास है, जनता ने भरोसा किया था और आपके नाकामी के चलते इतनी बड़ी संख्या में मौत हुई है। आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी और प्रचार मंत्री जी, इनके तमाम जो लोग हैं, अभी भी अपने आप को अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने में परेशान हैं। सरकार और सरकार का एतबार पूरी तरह समाप्त हो गया है। लोग अपने हाल पर पूरी तरह परेशान हैं और प्रचार मंत्री जी केवल भाषण के अलावा न दवाई दे सकते हैं, न ऑक्सीजन दे सकते हैं, न वेंटिलेटर दे सकते हैं, न जांच करा सकते हैं, न वैक्सीनेशन करा सकते हैं। गुंडा राज है, अराजकता है, जंगल राज है। एक छोटा सा व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जन के लिए सब्जी बेच रहा था और वहां के स्थानीय लोगों ने जो बताया कि किस तरह पुलिस कर्फ्यू के नाम पर बेरहमी से उसको उठाकर ले गई, उसके साथ मारपीट की और उसकी मौत हो गई। परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है, उनकी न्याय की लड़ाई लड़ेगी और जो चेहरा उत्तर प्रदेश के सरकार का और सरकार के मंत्री का, मुख्यमंत्री का सामने आया है, ये अपने आप में चिंतनीय विषय है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया। मंत्री झूठे दावे, खोखले वादे करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कल आप बक्सी तालाब गए थे, आप एक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किए और वहीं जस्ट बगल में एक परिवार में 7 लोगों की मौत हुई थी। बिनकी ब्लॉक के फतेहपुर के ललौली गांव में जैसी कि रिपोर्टें आ रही हैं, तमाम मीडिया ने भी प्रकाशित किया है कि 100 से अधिक लोगों की मौतें हो गई हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो ये प्रस्तुत करते हैं कि उत्तर प्रदेश में मौत का तांडव कैसे चल रहा है, महामारी के लोग कैसे शिकार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आपके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी भी आप फोटो साफ कराने में व्यस्त हैं। जो आपने वैक्सीनेशन की बात की, उत्तर प्रदेश सबसे पहला राज्य, कितने पीआर एजेंसी के दम पर
उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बीच में राज्य की योगी सरकार ने सिटी स्कैन के रेट तय कर दिए हैं। सरकार की ओर से किए गए एक आदेश के मुताबिक अब सिटी स्कैन के लिए हॉस्पिटल 2500 से ज्यादा रुपए नहीं ले सकेंगे। और आपको ये बता दें कि बढ़ते कोरोना के बीच में इसकी पहचान के लिए सिटी स्कैन का रास्ता अपनाया जा रहा है। हाल ही में देखा जा रहा था कि कोरोना का पता लगाने के लिए किए जाने वाले सिटी स्कैन के लिए कई हॉस्पिटल मनमाने दाम वसूल रहे थे, जिसके बाद अब यूपी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए यह कदम उठाया है। सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक मरीज को 16 स्लाइस तक के सिटी स्कैन के लिए अब सिर्फ 2000 रुपए ही देने होंगे। और इसके अलावा 16 से 24 स्लाइड्स तक के सिटी स्कैन के लिए हॉस्पिटल अब 2500 से ज्यादा रुपए नहीं वसूल सकेंगे। ऐसे आदेश में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इस आदेश का पालन नहीं करता है उस पर पेंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जहां एक तरफ देश भर में कोरोना लगातार अपनी जद में लोगों को लेता हुआ चला जा रहा है, रोजाना 4000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी कोरोना को लेकर गंभीर नजर नहीं आते। ऐसा ही एक चौंकाने देने वाला मामला तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सामने आया है, जहां पर लोगों ने बाजार में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। तस्वीरों में बाकायदा साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग सामाजिक दूरी का जमकर माहौल उड़ा रहे हैं। ऐसे भी बहुत से लोग नजर आ रहे हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोरोना विस्फोट हो गया तो हालात किस कदर बेकाबू हो सकते हैं, ये समझना मुश्किल है। लोग देख पा रहे हैं लॉकडाउन के टाइम पे जो रिलैक्सेशन पीरियड है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, उस टाइम में मार्केट में हो कहीं पे भी हो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रहा है। आप क्या कहेंगे? ये 4 घंटे में तो कुछ काम तो नहीं हो रहा। ये इसमें 4 घंटे में क्या है बोले तो सब जने एक के ऊपर एक गिर जा रहे, सोशल डिस्टेंस नहीं है। अब थोड़े जने दिख रहे मास्क लगाए, थोड़े जने दिखते नहीं मास्क लगा के। इसके वजह से और केसेस तो बहुत बढ़ते हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। ये 4 घंटे में तो कुछ होता नहीं, करता नहीं। सब्जियाँ खरीदने में भी टाइम नहीं मिलता। अभी और टाइम इसमें और 1-2 घंटे रिलैक्सेशन दिया तो सब जनों को थोड़ा टाइम बढ़ाना ना साहब, टाइम नहीं है हमारे पास, कारोबार भी नहीं है, पब्लिक ज़्यादा हो जा रहा। टाइम बढ़ाए तो अच्छा रहेगा। तो मास्क पहन के आते। और ये जो लॉकडाउन का टाइम है तो आपको क्या इसमें कितने बजे तक लगता है स्टॉल और कब तक कर पाते हैं और कितने खरीदारी हो जाती है? क्या खरीदी हो रहा है 2-3 घंटे में, 2-3 घंटे में क्या खरीदी क्या करेंगे साहब। लॉकडाउन में टाइम बढ़ा दिए तो 1 बजे तक टाइम लगे तो अच्छा रहेगा ना, खरीदारी भी कर सकते, पब्लिक भी आता। ये घिच चक्रवाती तूफान के दौरान अरब सागर में डूबे बार्ज में उस वक्त मौजूद 49 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लापता अन्य 37 लोगों की नौसेना और तटरक्षक तलाश कर रहे हैं। शिवसेना ने अपने संपादकीय सामना ने इस मुद्दे को लेकर लिखा है और पेट्रोलियम मंत्री पर सवाल उठाए हैं। शिवसेना ने कहा है कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहाँ है? क्या वो जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने वाले हैं या नैतिकता के मुद्दे आपके राजनीतिक विरोधियों के लिए और तैरती लाशों पर बैठकर घी ही खाओगे? दर्ज करेंगे। देखो क्या जो हादसा हुआ है और जो एफआईआर लॉन्च किया है यार, कितने 70 से भी ज्यादा लोग उसमें मर गए हैं। क्यों? इतना बड़ा तूफान आने वाला है, पूरे देश को मालूम है। हमारे देश के गृह मंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं और क्या ओएनजीसी को पता नहीं? ओएनजीसी को पता नहीं था इतना बड़ा तूफान आ रहा है? या कोई एक प्राइवेट कंपनी काम कर रही है बारिश के ऊपर, उनकी भी जाने हैं ना, वो तो काम कर रहे थे ओएनजीसी के लिए। क्या हमारे देश के नागरिक नहीं हो? क्या सिर्फ ओएनजीसी के ही कर्मचारी हो ऑफिशियल? तो ही ओएनजीसी उनके बारे में कुछ सोचेगी? ओएनजीसी जिम्मेदार है, सबको मालूम है। और जो एफआईआर दर्ज किया है जिस व्यक्ति के खिलाफ, वो व्यक्ति तो लापता है, छोड़ दीजिए, लेकिन ओएनजीसी के अगर सीएमडी है, ओएनजीसी के डायरेक्टर्स है जो उनके लिए जिम्मेदार है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए।
ये जो है ना, ये हत्या का मामला बनता है, सदोष मनुष्यवध, ये हत्या का मामला बनता है। 12 सदस्य का समय पर अगर 12 सदस्य अगर समय पर नियुक्त होते तो आज महाराष्ट्र में जो कोरोना का संकट है जो चल रहा है, जो कल चक्रवात तूफान आया, उसमें हमारे 12 एमएलसी काम करते, आज भी कर रहे हैं। लेकिन राज्यपाल महोदय को बहुत काम राज्यपाल महोदय कर रहे हैं, वहाँ जगदीश धनखड़ भी कर रहे हैं, यहाँ हमारे भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे 12 सदस्य को नियुक्त करना ये 2 मिनट का काम। आप कितने समय तक फाइल पर बैठे रहेंगे? ये सवाल अगर हाईकोर्ट ने पूछा है तो हम भी 1 साल से पूछ रहे हैं। हम भी सांसद है, कोई मंत्री है जो सवाल पूछ रहा है, कोई मुख्यमंत्री हमारे पूछ रहे हैं। प्रकार मुख्यमंत्री जब कोकण में जाकर आते हैं, पूरा ब्यौरा लेते हैं, उसका मतलब है, और कल सीएम साहब ने कहा है 2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मदद कोकण के लोगों को मिले। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने महाविकास अघाड़ी सरकार के कैबिनेट मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी अनिल परब पर फिर से निशाना साधा है। सोमैया ने परब पर धोखाधड़ी करके रत्नागिरी के दपोली इलाके में 10 करोड़ रुपए के मूल्य के अवैध साई रिसोर्ट को बनाने का आरोप लगाया है और उसके साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। नई कला डेवलप की है, स्टंट टूरिज्म। ये कोकण दौरा ये स्टंट टूरिज्म रहा। क्या किया, गए आए और सिर्फ हाँ हम देखते हैं। दूसरा, सिर्फ केंद्र सरकार को क्रिटिसाइज करते हो। आपने 1.5 साल में 2000 करोड़ की अनाउंसमेंट की थी, कोकण के लिए 2 रुपये भी नहीं दिए है। सिर्फ इनका काम एक ही है कि कुछ भी होता है तो नरेंद्र मोदी जी का नाम लेने का। ठाकरे सरकार आप क्या करने जा रही है वो आपको। अनिल परब ने 10 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी साई रिसोर्ट के रूप में बनाई है। उसके सब डॉक्यूमेंट मैंने ईडी को कंप्लेंट सबमिट की है। मेरा ईडी से आग्रह है कि अनिल परब ने जो सचिन वादे से मिला हुआ पैसा इसमें लगाया है, बेनामी प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरे पास उनके एग्रीमेंट है कि 5 मई 2017 को अनिल परब ने लिखा है कि मैंने वो साई रिसोर्ट की प्रॉपर्टी कब्जे में ली और वो 21 फरवरी 2021 को दूसरे को बेची, लेकिन ये प्रॉपर्टी खुद के नाम पर कभी भी ट्रांसफर नहीं की, रिसोर्ट डेवलप किया। मुझे विश्वास है ईडी अनिल परब के खिलाफ जो बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत कार्रवाई। कांग्रेस के कथित टूलकिट मामले में रायपुर पुलिस ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को नोटिस जारी करके बयान दर्ज कराने को कहा है। एक अधिकारी के मुताबिक पुलिस 24 मई को उनके आवास पर बयान दर्ज करेगी। आपको बता दें कि एनएसयूआई ने मामले में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और रमन सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं राज्यसभा सांसद और शिवसेना नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने टूलकिट को ट्रोल किट का नाम दिया है। सुनिए और क्या कुछ कहा प्रियंका चतुर्वेदी ने। सबसे पहले जो महाराष्ट्र पुलिस की टास्क फोर्स है, मैं उनका दाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना आगे बढ़कर ये 13 जो नक्सलवादी थे उनको ख़त्म करने का काम किया है। जहाँ पे एक तरफ देश कोविड से जूझ रहा है, उसी वहीं पे दूसरी तरफ इस तरीके के नक्सली हमले सामने आ रहे हैं, नक्सली आतंकवाद सामने आ रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पूरा देश ये जानता है कि अगर देश में सबसे बड़ा खतरा है वो अंदरूनी नक्सलवादी का खतरा है, उसको जड़ से निकालने का काम जो महाराष्ट्र पुलिस कर रही है वो सराहनीय है। Is that fine? आज प्रधानमंत्री भावुक हो गए कोविड की बातों को लेके, क्या? मैं कहूँगी शायद उनके पास ये खबर पहुँची होंगी कि कितने घर उजड़ गए, कितनी मांगें बिखर गईं, कितने परिवार एक दूसरे से बिखर गए हैं और इतने बच्चे हैं जो अपनी माता पिता का दर्द नहीं सहन कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो गुहार लग रही थी उनकी जान बचाने की शायद उनके कानों तक पहुँची है। काश ये आंसू उन लोगों को वापस ला पाते, पर दुर्भाग्य इस देश का अभी ये है कि हम अभी भी कोविड से जूझ रहे हैं और उसका सामना कर रहे हैं, पर किसी तरीके का ना वैक्सीन पॉलिसी सामने आ रही है, ना वैक्सीन प्रोक्योरमेंट सामने आ रही है, ना टेस्टिंग हो रही है, ना उनकी जान बचाने की कोशिश हो रही है। बाकी तो
जिस तरीके से ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया की उपाधि दी है, सारे भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेरर्स हों, उससे स्पष्ट हो गया है कि हर सवेरे आईटी मिनिस्ट्री टूल किट नहीं ट्रोल किट देती है कि पूरा मंत्रालय ट्रोलिंग करे, और अब जाकर आईटी मिनिस्ट्री ट्विटर को इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।